हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के एग्ज़ाम के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि हमने पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस टॉपिक में पर्यावरण अध्ययन में 2018 में जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने 2017 में जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन आए थे एग्जाम में उनको डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2016 के एग्ज़ाम में जो कि यूपी टेट का एग्ज़ाम था। इसमें जो ईवीएस के 30 क्वेश्चन जो आए थे उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए इनको स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य एक है जो किस जीव का संरक्षण करता है। तो ऑप्शन आपके दिया हुआ है। ए ऑप्शन दिया है हाथी, बी दिया हुआ है सांप, सी दिया हुआ है गैंडा और डी दिया हुआ है शेर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी शेर। तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि है आपका गुजरात में है, वो शेर का क्या करता है, संरक्षण करता है। यानी शेर जो जो जीव है इसी का यहाँ पे संरक्षण करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है ग्रीन मफलर संबंधित है, यानी ग्रीन मफलर किस चीज़ से संबंधित है। आप इसको इसका आंसर डी रखना है। ठीक है, तो पूछा गया कि ग्रीन मफलर जो है वो किससे संबंधित है। तो जो ग्रीन मफलर आपका है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इसको याद रखना है। ग्रीन मफलर आपका यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो इसका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस यानी ओजोन डे मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है 16 सितंबर दिया हुआ है, 7 दिसंबर दिया हुआ है, 30 मार्च दिया हुआ है और डी ऑप्शन 22 मार्च दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 16 सितंबर। तो जो ओजोन दिवस आपका है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको नोट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि शाकाहारी आखिर किस खाद्य श्रृंखला में आते हैं। तो आप लोगों को बता दें, जो शाकाहारी होते हैं वो आपकी प्राथमिक उपभोक्ता की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला के में शाकाहारी आपके प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, उत्पादक तो यहाँ पर आपका कतई नहीं होगा, तो इसका आंसर तो ये तो नहीं होगा। तो बी आंसर इसका आपका राइट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के चक्रण को आप लोग आंसर यहाँ पे मान के चलिए ये होगा बी, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। तो लिखा है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। यानी दिए गए ईंधन जो दिए हैं ऑप्शन में आपके, तो कम से कम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है तो वो कौन सा होगा। तो डीजल दिया हुआ है, पेट्रोल दिया है, हाइड्रोजन दिया है, कोयला दिया है। तो डीजल से भी काफ़ी प्रदूषण होता है, आप लोगों ने देखा है। पेट्रोल से भी काफ़ी प्रदूषण होता है, कोयले से भी प्रदूषण हद तक होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन, इससे प्रदूषण थोड़ा सा कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ पे लिखा है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। तो यहाँ पे एक जो संकटग्रस्त है यानी जिनकी प्रजाति काफ़ी लुप्त होने की कगार पे आ चुकी है, जिसका नाम है दैत्याकार पांडा, ये कहाँ पर पाया जाता है। तो ऑप्शन आपके दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, भारत दिया हुआ है, चीन दिया हुआ है और ब्राज़ील दिया हुआ है। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी चीन में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। तो निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो आप लोगों को बता दें ये क्वेश्चन आप लोगों के 2017 के एग्जाम में भी पूछा गया था, जो कि हमने प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को कराया हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर था आपका 9 का डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, और ये कब हुई थी, तो 1884 में हुई थी। ये भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जो कि 1884 में हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर गर्मियों में क्रिसमस त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर गर्मियों में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे 11 नंबर की। तो 11 नंबर दिया कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। यानी गंगा एक्शन प्लान क्यों लाया गया है और किस में सुधार करने के लिए लाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जल की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। यानी जैविक कीटनाशक का उत्पादक निम्न से कौन सा वृक्ष है। तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो वृक्ष माना गया आप लोगों को जड़ी बूटियों का यानी बीमारियों को दूर करने के, तो आपका नीम ही माना गया। तो इसका आंसर जो 12 का ए हो जाएगा, नीम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लिखा है भू पारिस्थितिकी यानी जियो इकोसिस्टम कहते हैं तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो भू पारिस्थितिकी में जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है उसको बताना है। तो हमने आपको इसका पहले इस क्लास में भी बताया था कि ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत होगा वो आपका सूर्य होगा। तो 13 का आपका ए आंसर ही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो ऐसी कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कैक्टस। कैक्टस वनस्पति जो है आपकी मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। यहाँ पे 15 नंबर दिया हुआ है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो ठीक है, यहाँ पे टाइटन पूछा गया किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका आपको लोगों को राइट आंसर पता होगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी शनि होगा। तो जो शनि होगा वो टाइटन का प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कौन सी बायोडीजल है। तो यहाँ पे जेट्रोफा, ये भी क्वेश्चन आपका 2018 के एग्जाम में आया था और रिपीट भी हो चुका है। तो निम्नलिखित में से बायोडीजल का जो कौन सा पौधा होगा, तो जेट्रोफा पौधा है जो कि बायोडीजल का उत्पन्न करता है। यहाँ पे पौधा आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे कट गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आपका पारित किया गया था वो 1986 में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये भी आपका रिपीट हुआ है, बायोडीजल वाला तो रिपीट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। तो भूमंडलीय तापन का कारण इनमें 4 में से क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है कि हिम नदों में वृद्धि दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि दिया हुआ है, और सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, चौथा वनों में वृद्धि। तो जो भूमंडलीय तापन का कारण है वो ऑप्शन बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यानी सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वाले वन बायोम में, और शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, और सवाना बायोम में। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वाले वन बायोम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता वहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा हुआ है। यानी कौन सी मृदा ऐसी है जिसका निर्माण लावा द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है लाल मिट्टी, दूसरा दिया है काली मिट्टी, तीसरा है आपका जलोढ़ मिट्टी, और चौथा दिया हुआ है आपकी लैटेराइट मिट्टी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो आपकी काली मिट्टी हो जाएगी, जो कि जिसका निर्माण लावा द्वारा हुआ हुआ है। ठीक है, तो आपको ये आप अच्छे से इनको नोट कर लेना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने से रोकती है। ठीक है, तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा समताप मंडल। तो समताप मंडल में थोड़ा सा हिस्सा जो होता है इसमें जो वो होता है यहाँ पे ओजोन परत होती है। समताप मंडल में ही जो होता है थोड़ा सा हिस्सा मान लेते हैं आप। सबसे पहले क्षोभ मंडल होती है, ये आपकी क्षोभ मंडल की हो गई। इसके बाद ये जो होती है आपकी समताप मंडल होती है, इसी के बीच में यहाँ पे आपकी ओजोन परत होती है। तो यही ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी प्रकाश की किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ये सब जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। पहला आंसर दिया कि प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, दूसरा खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, और चौथा आपका है उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों के दिए हुए हैं, तो इनमें से सबसे जो बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को लग रहा होगा तो ऑप्शन सी ही लग रहा होगा। तो इसका आंसर यही होगा कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानना है और उसके सही मार्गदर्शन देना। अगर वो कोई बच्चा आपका कमज़ोर रह जा रहा है, कार्य पूरा नहीं कर रहा है, तो वो पहले उसकी कारणों को जानना होगा, आखिर क्या कारण है कि उसकी वजह से वो कार्य नहीं करना है, और फिर कारणों को जानकर आपको क्या करना है, उससे सही मार्गदर्शन देना चाहिए। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23। तो पूछा गया मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो कौन सा शहर है झीलों का शहर कहलाता है, तो आप लोगों को पता भी होगा कुछ लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भोपाल हो जाएगा। ठीक है, तो भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसको याद रखना, मध्य प्रदेश में भोपाल जो है आपका झीलों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, उसकी क्या होगा आंसर। सेवा दिया हुआ है, वेतन दिया हुआ है, गर्व दिया हुआ है, छात्रों का विश्वास दिया हुआ है। तो आपके हिसाब से क्या होगा। सेवा बहुमूल्य निधि नहीं हो सकती क्योंकि सेवा तो कराना ही है, वेतन भी नहीं होगा आप लोगों का, गर्व की बात तो होती है, गर्व होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी शिक्षक के लिए यही उपलब्धि होगी कि वो छात्रों का विश्वास जीत सके। तो यानी अगर छात्र उस पर विश्वास करते होंगे तो यही सबसे बड़ी उसके लिए बहुमूल्य निधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों का विश्वास हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह एक है। परिकल्पना एक दी गई है जिसे बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया गया है, तो वह एक है। तो यह सिद्धांत है, कानून है, खोज है, मूल संग्रह। अगर कोई चीज़ बना दी गई है और वो बार बार करने से गलत नहीं हो रही तो इसका मतलब वो एक सिद्धांत होगा। सिद्धांत वो होते हैं जिनको एक बार बना दिया जाता है और उनको कहीं भी लागू कर सकते हैं, कभी भी गलत नहीं होगा। तो आप चाहे जितनी बार परीक्षण करें वो कभी गलत नहीं होगा, तो वो आपका सिद्धांत होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है, यानी सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। तो पूछा गया आपका नंबर ए है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, दूसरा है श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, तीसरा ऑप्शन है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है व्याख्यान एवं श्रुतलेख दिया हुआ है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा राइट आंसर आपका होगा। तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि आपकी होगी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ये सबसे उपयुक्त रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो आप लोगों को पता है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नाइट्रस ऑक्साइड भी आप लोगों की ग्रीन हाउस गैस ही है, और मीथेन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। तो बच्ची आपकी हीलियम जो होगी वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी। तो इसका मतलब जो इसका राइट आंसर आपका होगा वो हीलियम हो जाएगा। तो हीलियम जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 28 नंबर लिखा है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डेसिमल के द्वारा इसका मापन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती तो आपको बताना होगा। तो ऑप्शन आपका ताप्ती दिया, दूसरा दिया सुवर्ण रेखा दिया, तीसरा नर्मदा दिया, चौथा सिंधु नदी दिया हुआ है। तो आपकी जो सुवर्ण रेखा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का होने वाला है। लिखा है निम्नलिखित में से किस स्थलाकृत आकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। ठीक है, तो हिमानी द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन है लैपिस दिया हुआ है, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। तो जिसका निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है वो आपकी हो जाएगी यू आकार की घाटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने 2016 के जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में, हमने सभी को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसके बाद आज अगले वीडियो में हम लोग 2015 के जितने भी ईवीएस में क्वेश्चंस आए हुए हैं 2015 के एग्जाम में टेट में, हम उनको लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।